द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट है पीई रेशो, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी इस वीडियोस में यूज़ करते हैं। आज देखते हैं कि एक्चुअली पीई रेशो कैलकुलेट कैसे होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये वीडियो हमारी बिगनर्स के लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो सीजनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पी रेशो मालूम होगी। जिन्हें नहीं आइडिया है उनके लिए ये वीडियो हमने बनाई है, ताकि उन्हें एक क्लियर आइडिया हो जाए कि जो हम पी रेशो वर्ड यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए। पहले देख लेते हैं पी रेशो कैलकुलेट कैसे होती है। पी रेशो मीन्स प्राइस अर्निंग रेशो, मीनिंग देयर बाई प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स देयर नेट प्रॉफिट। अगर प्राइस ऑफ द शेयर है 100 रुपीज़ और उनका एक कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट है 10 रुपीज़, तो उसकी पी रेशो सिंपल वर्ड्स में 10 आएगी, 10 आएगी। अब क्योंकि मार्केट को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्काउंट होकर प्राइस में आ जाती है, उसके कंपनी के शेयर प्राइस में आ जाती है। तो दैट इज वन वेरी मेजर फैक्टर इज दिस शेयर प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ ए कंपनी। द सेकंड इज अर्निंग्स। सब मिला के, ऑपरेशंस मिला के, प्रोविजन मिला के, टैक्स लाइबिलिटीज मिला के जो एक नेट फिगर आती है, नेट प्रॉफिट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो हम किसी भी रिजल्ट्स में सबसे पहले देखते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। इन दोनों की रेशो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस इसको मिलेगी ही। दैट इज कॉल्ड द पीई रेशो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीई रेशोज होती हैं जो हम चेक कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा एनालिसिस में आता है टीटीएम पीई, मीनिंग देयर बाई ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पीई, पिछले 12 महीने की प्राइस अर्निंग रेशो उनका निकाल के एक जो कैलकुलेट करेंगे तो दैट्स कॉल्ड टीटीएम पीई। एक हम कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग पीई, मतलब अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल में उसके ग्रोथ पोटेंशियल्स को देख के उसका कितना ग्रोथ है, उसे अगर हम उसकी प्राइस अर्निंग प्रोजेक्ट करके फिर हम पीई रेशो निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग पीई। देन देयर इज इंडस्ट्री पीई। टोटल जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री की पीई अगर निकालें, सभी बैंकों का प्राइस और सभी बैंकों का प्रॉफिट निकाल के निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री पीई। अब जो पीई रेशो है वो इतनी ज़्यादा वेरी करती है कि एक बिगनर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट डज इट मीन पीई रेशो ऑफ 6, क्योंकि रेंज जो है प्राइस अर्निंग रेशो मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, साउथ इंडियन बैंक की पीई रेशो 6.43, मैज़गान डॉक जो काफ़ी आजकल चर्चा में है उसकी पीई 58, नायका 452 की प्राइस अर्निंग, जोमेटो 136 की पीई, एचडीएफसी बैंक 19 की पीई। अब इन सब से हम क्या इन्फर करें, क्या प्राइस अर्निंग रेशियो से किसी शेयर को हम कह सकते हैं कि दिस इज अंडर प्राइस्ड और दिस इज ओवर प्राइस्ड। नॉर्मली हमें उसके पीयर लेवल पे उसकी पीई रेशियो देखनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। जैसे अगर हम साउथ इंडियन बैंक की पीई देख रहे हैं तो उस ग्रुप के जो छोटे बैंक हैं उनकी पीई अगर देखें तो एक कंपैरिजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन बैंक पीई 6.43, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पीई 6.75, एक कंपैरिजन हो सकता है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। सेकंड आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की पीई, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं प्राइस अर्निंग की। एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जैसे जिन कंपनीज की फ्यूचर में विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वेरी हाई, जोमेटो, नायका जैसे शेयर्स जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि हो सकता है इमीडिएटली डिस्काउंट्स वगैरह दे के उन्होंने अपनी सेल्स हाई कर ली, उसके लिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, बट फ्यूचर में कभी भी अगर वो अपने प्राइस इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ सकती है। इसीलिए नायका और जोमेटो जैसे शेयर्स की अगर पीई रेशो को कंपेयर करना है
तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसका पोटेंशियल कितना है। अगर आज नायका 10,000 करोड़ की सेल करता है तो आज उसकी पीई 452 पे है, तो मीनिंग देयर बाई कभी भी वो अपनी इस सेल की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट प्रॉफिट, उसको बढ़ा सकता है, इसलिए उसको पीई ज़्यादा मिलती है। या दीज आर नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक्स जो आगे काफ़ी सालों तक चलेंगे, इसलिए भी इसकी पीई इसको ज़्यादा मिलती है। फिर आ गया एक एग्जांपल जहाँ से हमने मैज़गॉन डॉक की दी थी। अब इसमें इंडस्ट्री में डिफेंस के ऊपर फोकस है, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और मैज़गॉन डॉक इटसेल्फ 8,000 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ में हैं। अगले 10 साल तक अगर वो काम करते रहें तो उतने ऑर्डर उनके हाथ में हैं। दैट्स वाई दिस शेयर हैज़ गॉट वेरी हाई पीई ऑफ 58 डिस्पाइट ए पीएसयू स्टॉक। अब टीसीएस 30 की पीई। अब 30 की पीई का मतलब क्या है कि आज की डेट की अगर हम टीटीएम पीई ले रहे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पीई ले रहे हैं, और टीसीएस की 30 की पीई ले रहे हैं, तो वी आर सेइंग कि अगर जितना प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो कंपनी सारे का सारा शेयर होल्डर्स को दे दे, तो अगले 30 साल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 4,000 का शेयर चल रहा है टीसीएस का, अगले 30 साल में टीसीएस 4,000 रुपया प्रॉफिट कमा के हमें जो है सारे का सारा प्रॉफिट वापस कर सकती है। मीनिंग देयर बाई वी आर एनकैशिंग नेक्स्ट 30 years एट दीज प्रॉफिट लेवल्स। उस शेयर में हम उसको पीई हम बोलेंगे। अब अगर देयर इज ए पीई ऑफ 10 मीन्स वी आर प्रिज्यूमिंग कि दिस कंपनी अगले 10 साल तक इस लेवल का प्रॉफिट जो है कमाती रहेगी। तो इसलिए ये कहना कि 6 की पीई का शेयर है तो अंडर प्राइज्ड है, या 400 की पीई का शेयर है तो ओवर प्राइज्ड है, ये बड़ा मुश्किल होता है। हमें काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। कुछ और फैक्टर्स जो हमें देखने ज़रूरी हैं, एक CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी की पीई कितनी होनी चाहिए। जनरली CAGR 10-12 की रेंज में रहता है। अगर किसी इंडस्ट्री का या कंपनी का CAGR 20-25 की रेंज में पड़ता है तो उसकी जो पीई रेशियो होगी उन शेयर्स की वो ज़्यादा होगी। देन देयर आर सम कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग में जनरली होता है, एक कंपनी है जो आज की डेट में उसकी पीई से 10 की है, बट एट द सेम टाइम दे हैव ऑलरेडी गॉन फॉर एक्सपेंशन, और अगले 2-3 साल में उनकी जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस है वो डबल हो जाएगी, बट दैट इज नॉट प्राइस्ड इन द शेयर, तो वो उसकी पीई जो है वो ज़्यादा होगी। अगर प्राइस इन द शेयर होगा तो ऑटोमेटिकली पीई भी एडजस्ट हो जाएगी। अदरवाइज गिवन ऑल अदर थिंग्स सेम, अगर एक्सपेंशन आने वाली है तो उसकी पीई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेंशन आएगी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस अर्निंग एडजस्ट होके वापस नीचे आ जाएगी। देन मैनी ए टाइम अगर वन टाइम फिगर्स बैलेंस शीट में आ जाती हैं, किसी का वन टाइम प्रॉफिट आ गया या किसी का वन टाइम लॉस आ गया, तो उनकी जो फिगर्स रहती हैं, जैसे हमने पीछे HDFC बैंक में देखा था या स्टेट बैंक में भी देखा था, कई बार ट्रेजरी लॉसेस की वजह से ह्यूज लॉस आ जाते हैं तो उनके पीई रेशियो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तो जब भी हमें पीई रेशियो कैलकुलेट करनी है तो बैलेंस शीट में से, क्वार्टरली रिजल्ट्स में से वन टाइम फिगर्स को हटा के उसकी अर्निंग्स हमें कैलकुलेट करनी है, एंड देन उसकी पीई रेशियो कैलकुलेट करनी चाहिए, उसकी एक नॉर्मल पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स आल्सो which needs to be factored in while understanding the PE ratio। अगर इसको सबको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमने एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। इसके आगे इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस ऑन PE रेशियो, वी आर रेडी टू आंसर दोज, स्पेशली इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, कि उसकी PE रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है और कितनी होनी चाहिए। तो क्या साउथ इंडियन बैंक 6.43 की PE पे चीप शेयर है और HDFC बैंक 19 की पीई पे कॉस्टली शेयर है, या फॉर दैट मैटर येस बैंक
50-60 की पीई पे कॉस्टली शेयर है। अगर कुछ ऐसी आपकी क्वेरीज हैं तो हम सेपरेटली उसको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video, educational video on how to calculate the PE ratio. Thank you.